मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली सरकार, कमलनाथ ने जारी किया पोस्टर। शिवराज सिंह चौहान को बताया ठगराज, कहा शिवराज का मिशन 50% कमीशन। यूपी में फैले आईएसआई नेटवर्क पर सॉलिड प्रहार, पाकिस्तान से लौटा एजेंट गिरफ्तार, फोन में मिला दंगे फैलाने की साजिश का पूरा खाका। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को करेगा मामले पर सुनवाई। चारा घोटाले में मिली जमानत के खिलाफ होनी है सुनवाई। डबल मर्डर केस में आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। 1995 में वोट न देने के कारण 2 लोगों को मारी थी गोली। 1 सितंबर को सजा पर होगी बहस। बिहार के सुशासन में हावी गोलीमार, अररिया में घर में घुसकर पत्रकार की हत्या। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया दुख। और हिमाचल में कुदरत का कहर जारी, 6 जिलों में भयंकर तबाही, अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। 25 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, 113 भूस्खलन की घटनाएं तो 58 बार फटा बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश की बात में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग तेज होती जा रही। अब कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को ठगराज कह दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दिल्ली सेवा बिल पर संसद में मात खाए केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर अपनी भड़ास निकाले, आज हम आपको ये भी दिखाएंगे। वहीं मणिपुर हिंसा का अपडेट, मामले की सीबीआई जांच और सियासत का पूरा ब्यौरा हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अदालत की खबरों पर भी रहेगी हमारी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया है। आखिर क्या है ये पूरा केस, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि बिल्किस बानो केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्यों पूछे सख्त सवाल। तो शुरू करते हैं देश की बात का आज का सफर। मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने कल अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो कांग्रेस भी एक्टिव हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शुक्रवार को शिवराज सरकार के खिलाफ 50% कमीशन, भ्रष्टाचार के आरोप वाले पोस्टर जारी किए। इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये शिवराज नहीं ठगराज हो गए। इन्होंने युवा, बुजुर्ग, किसान, कर्मचारियों, व्यापारियों सभी को ठगने का काम किया। इनकी नीति और नियत ठगने वाली। इन्होंने तो महाकाल और गौ माता तक को नहीं बख्शा। कमलनाथ के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस करप्शन की दुकान है। कमलनाथ ने अपने 15 महीने की सरकार में 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आते ही कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को शिवराज सरकार पर 18 साल के कार्यकाल में 225 घोटालों को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए बुकलेट जारी किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा, प्रदेश की पहचान प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज अब ठगराज हो गए हैं। शिवराज के 50% कमीशन राज ने एमपी को घोटालों का प्रदेश बना दिया। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए।
कांग्रेस के आरोप पत्र के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता कमलनाथ तो मध्य प्रदेश में करप्शन नाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस करप्शन की दुकान है। कमलनाथ ने अपने 15 महीने की सरकार में 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के 1.25 साल जो घोटालों का कार्यकाल रहा, 15 माह के अंदर 15,000 करोड़ के घोटाले कमलनाथ जी आपने जो किए, वेयर हाउस खरीदी घोटाला, खरीदी केंद्र का घोटाला किसने किया? मिस्टर करपनाट कमलनाथ ने किया। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में प्राइवेट वेयर हाउस की खरीदी केंद्र बनाकर आपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, जिसके कारण से जिन्हें लाभ मिलना चाहिए था, जो हकदार थे, उनके साथ आपने अन्याय किया था इस मध्य प्रदेश में 15 माह के अंदर। दरअसल कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के वक्त बीजेपी की सरकार पर 40% कमीशन वाली सरकार का आरोप लगाकर बोमई सरकार को सत्ता से बेदखल करने में कामयाबी हासिल की थी। अब उसी कामयाबी को कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी दोहराना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर शिवराज सरकार पर 50% कमीशन राज का आरोप लगाया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में करप्शन के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन देखना है कि कर्नाटक का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में कितना फिट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उधर संसद से दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद पहली बार विधानसभा का सत्र बुलाया गया। 2 दिन के लिए बुलाए गए सत्र के तीसरे दिन के लिए भी बढ़ा दिया गया और आज दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का समापन हो गया। 3 दिन के सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच में जमकर नोकझोंक हुई और जमकर हंगामा भी देखने को मिला। सत्र दिल्ली का था, लेकिन निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। दिल्ली सेवा कानून हो या मणिपुर हिंसा, सदन में इन मुद्दों पर केजरीवाल सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। पीएम मोदी और बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए। इस दौरान दिल्ली के मुद्दे पर कितना काम हुआ, दिल्ली की जनता की समस्या पर कितनी बात हुई है, ये बड़ा सवाल ये भी कि कहीं महज बीजेपी और पीएम पर निशाना साधने के लिए दिल्ली विधानसभा का यह सत्र बुलाया तो नहीं गया। दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र आज तीसरे दिन खत्म हो गया। वैसे तो सत्र का आयोजन 2 दिन के लिए किया गया था, लेकिन इसे 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। इस तरह केजरीवाल सरकार को पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधने के लिए 1 दिन का मौका और मिल गया। शुक्रवार 11 बजे सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। दिल्ली सेवा कानून पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। भले ही दिल्ली सेवा बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून का रूप ले चुका हो, लेकिन इसकी वैधता पर आप सवाल उठा रही है। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकार को छीना गया है। दिल्ली सेवा बिल को गलत तरीके से संसद में पास कराया गया। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले कोई आया था बीजेपी वाला, वो कह रहा था या तो तुम भी बीजेपी को सपोर्ट कर दो और नहीं तो या तो तुमको झुका देंगे और या तुमको तोड़ देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दिल्ली की जनता को या तो झुका दे और या तोड़ दे। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या केजरीवाल को तोड़ दे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। जिस राज्य में से गुजर जाता है वहां जीत जाता है, और उसका रथ दिल्ली वालों ने रोक दिया, उसका घोड़ा रोक दिया। वो लव और कुश ने दिल्ली वालों ने उनका घोड़ा दिल्ली वालों ने रोक दिया। उस दिन मोदी जी ने कसम खाई थी, इस आम आदमी पार्टी को मैं खत्म करूंगा और इनकी सरकार को खत्म करूंगा। पर भगवान तो भगवान है, भगवान ने कुछ और ही सोच रखी थी।
एक तरफ मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तहस नहस करने के लिए पूरा तंत्र लग गया, और ऊपर वाले का करिश्मा देखो, ऊपर वाले ने 9 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बाद थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, ऊपर वाले ने करिश्मा कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। सत्र विधानसभा का क्यों न हो, निशाने पर पीएम मोदी और बीजेपी ही रहती है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर निंदा प्रस्ताव लाकर चर्चा की गई। इस दौरान भी केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उधर मणिपुर पर चर्चा का बीजेपी ने विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी का कहना था कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मसले पर चर्चा होनी चाहिए, न कि मणिपुर की। बीजेपी के विरोध के बाद उनके 5 विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। वहीं आज आखिरी दिन दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सेवा कानून पर संग्राम हुआ। कुल मिलाकर विधानसभा का सत्र सियासत की भेंट चढ़ गया। सियासी मुद्दे पर आप और बीजेपी आमने सामने रहे, जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान दिल्ली के मुद्दे पर कितना काम हुआ, दिल्ली की जनता की समस्या पर कितनी बात हुई, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर मणिपुर हिंसा में अब तक करीब 170 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हिंसा की आग है जो थमने का नाम नहीं ले रही। हिंसा रह रहकर भड़क रही है। आज सुबह एक बार फिर हथियारबंद उपद्रवियों ने गोलीबारी कर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच सरकार ने उपद्रवियों के गुनाहों का हिसाब करने के लिए CBI के 53 ऐसे काबिल अफसरों को मणिपुर में उतारा है जो अपराध की जांच के लिए माहिर माने जाते हैं। इन तमाम कवायदों के बीच मणिपुर पर सियासत भी धुआंधार हो रही है। विपक्ष ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। मणिपुर के उखरूल जिले में सुबह हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। हथियारबंद उपद्रवियों ने गोलीबारी में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गोलीबारी के बीच तोवई कुकी गांव से सुबह 3 लोग लापता हो गए थे, जिसके बाद इन लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कुछ देर बाद तीनों का शव बरामद किया गया। इस बीच केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए CBI की एक ऐसी टीम को उतारा है जो पाताल से भी गुनहगारों के सबूत निकाल लाने में माहिर है। CBI ने बुधवार को 53 अफसरों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 29 महिलाएं शामिल हैं। इन अफसरों को देश भर के CBI ऑफिस से इकट्ठा किया गया है। ऐसे जघन्य हिंसा के मामले में पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को निगरानी अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए CBI ने 3 DIG और एक पुलिस सुपरिटेंडेंट को जांच की निगरानी करने के लिए भेजा है। ये अपनी तरह का पहला मोबिलाइजेशन है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों को एक साथ सर्विस में तैनात किया गया है। मणिपुर के मामलों की जांच में CBI लोकल अधिकारियों को शामिल नहीं करना चाहती, ताकि जांच में पक्षपात के आरोप न लगें। CBI को मणिपुर हिंसा से 17 मामले जांच के लिए सौंपे गए हैं। CBI ने अब तक 8 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित 2 मामले भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि CBI के पास और केस भी आ सकते हैं। मणिपुर हिंसा की जांच को लेकर केंद्र सरकार ने CBI के काबिल अफसरों की फौज उतार दी है। उधर विपक्षी दलों की फौज मणिपुर हिंसा पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सियासत भी धुआंधार हो रही है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार चाहे तो हमारी सेना मणिपुर में जारी हिंसा को 2 दिन में खत्म कर सकती है। तो दिल्ली में केंद्र सरकार से अधिकार की लड़ाई लड़ रहे केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर में लोग मर रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। तब PM अपने कमरे में कुंडी लगाकर बैठ गए हैं। सब ने इनकी निंदा की, लेकिन PM मोदी चुप रहे। मणिपुर के अंदर 6500 FIR हो गई 190 दिन के अंदर। 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 FIR हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे।
60,000 लोग बेघर हो गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 350 धार्मिक स्थल जला दिए गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। केंद्रीय फोर्सेस, आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में खुलेआम झगड़ा हो गया और गोलाबारी हो गई, जो आज तक भारत में कभी नहीं हुई। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी चीफ शरद पवार ने गुरुवार को बीड में रैली के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर की महिलाओं का दर्द नहीं समझते हैं। उन्होंने संसद में भी 3-4 मिनट ही इस मुद्दे पर बात की। वे इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में हिंसा पर काबू पाने में पूरी तरह से फेल है। उधर मणिपुर के 10 कुकी विधायकों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 5 पहाड़ी जिलों के लिए अलग मुख्य सचिव और डीजीपी की मांग की है। इनका आरोप है कि मणिपुर में फैली हिंसा ने जनता ही नहीं अधिकारियों को भी बांट दिया है। मैतेई अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में उनकी मांग अलग व्यवस्था की है। वहीं मणिपुर में शांति की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी अशांति का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान हिंसा प्रभावित मणिपुर के विभिन्न जिलों से 8 हथियार और 112 राउंड गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 6 विस्फोटक भी जब्त किए हैं। ये बरामदगी बुधवार को बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, तेग नौपाल, कांगपोकली और इम्फाल पश्चिम जिले से की गई हैं। इसके अलावा टेग्नोपाल जिले में 6 बंकरों को नष्ट कर दिया गया है। सरकार शांति स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन मणिपुर में हिंसा, जांच और सियासत के बीच शांति की ये राह कैसे निकलेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने डबल मर्डर केस में प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दे दिया है। इस केस में निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को रिहा कर दिया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने भी रिहाई को सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए 1 सितंबर को कोर्ट में पेश रहने को कहा है। 1 सितंबर को प्रभुनाथ सिंह की सजा पर बहस होगी। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उन्हें डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया है। दरअसल इस मामले में निचली अदालत ने सिंह को रिहा कर दिया था। इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने भी उनकी रिहाई को सही बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी पाया और 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को आदेश दिया कि सिंह को 1 सितंबर को किसी भी हाल में कोर्ट में पेश किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार 1 सितंबर को सिंह की सजा पर बहस की जाएगी। सिंह अभी एक अन्य मर्डर केस में जेल में बंद है। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मसरख के एक वोटिंग बूथ के पास 47 साल के दारोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या का आरोप है। सिंह पर आरोप था कि उन्होंने दोनों की इसलिए हत्या करवा दी क्योंकि उन्होंने सिंह के समर्थित प्रत्याशी को वोट नहीं दिया था। सिंह बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट से 4 बार के सांसद रहे हैं। मृतक के भाई हरेंद्र राय ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। रिपोर्ट के अनुसार मृतक के भाई ने गवाहों को धमकाने की शिकायत की थी, जिसके बाद ये मामला छपरा से पटना ट्रांसफर कर दिया गया था। वहाँ पर इस केस का ट्रायल हुआ था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सिंह को बरी कर दिया था। वहीं 2012 में पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही बताया था। इसके बाद हरेंद्र राय ने अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए दोनों कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और सिंह को दोषी ठहराया। कोर्ट का कहना है कि सिंह के पास पर्याप्त सबूत है। हालांकि इस केस के बाकी आरोपियों की बरी को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मिली सजा में छूट के खिलाफ
चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान गुजरात सरकार ने कहा कि दोषी सुधार के मौके के हकदार हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पूछा कि सजा में छूट की नीति चुनिंदा लोगों के लिए क्यों लागू की गई। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मिली सजा में छूट के खिलाफ चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि समय पूर्व रिहाई की नीति चुनिंदा तरीके से क्यों लागू की जा रही है। यह सवाल गुजरात सरकार की उस दलील के जवाब में था जिसमें कहा गया था कि जघन्य अपराधों के दोषी कैदियों को समय से पहले जेल से रिहा कर पछतावा दिखाने पर और सजा पूरी करने के बाद सुधार का मौका दिया जाए। गुजरात सरकार ने न केवल ये तर्क दिया कि छूट कानूनी थी और कानून के तहत जांच के लिए आवश्यक सभी कारकों को ध्यान में रखने के बाद दी गई थी, बल्कि इसने सजा के सुधारात्मक सिद्धांत को भी लागू किया। छूट का उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ये पूछा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, क्या सजा माफी का उद्देश्य है? क्या जघन्य अपराध करने से दोषी को इसका लाभ मिलने से वंचित किया जाए? भले ही दोषी ने खुद को सुधार लिया हो, पश्चाताप प्रदर्शित किया हो और फिर से एक नया जीवन शुरू करना चाहता हो, क्या अतीत हमेशा आपके सिर पर मंडराते रहना चाहिए? क्या आने वाले समय में इन दोषियों की निंदा की जानी चाहिए? ये सवाल हैं। इस संबंध में कानून अधिकारी ने तर्क दिया कि छूट की नीति सजा देने की नीति से अलग है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि निवारक सिद्धांत माफी के सवाल पर अपनी पूरी शक्ति के साथ लागू नहीं होता, क्योंकि दोषी पहले ही 14 या अधिक वर्षों के कठोर कारावास की सजा काट चुका है। एससी राजू ने तर्क दिया कि इस सजा को पूरा करना पर्याप्त निवारण है। दोष सिद्ध के आदेश की सामग्री और दोष सिद्ध की पुष्टि करने से अदालतों की मंशा का संकेत मिलता है। जस्टिस नाग रत्ना ने स्पष्ट किया, जहां अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है और अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, ये इस तथ्य का संकेत है कि ये इतना जघन्य अपराध नहीं था, ये दुर्लभतम मामला नहीं था। इसे जघन्यतम माना गया लेकिन दुर्लभतम नहीं। एएसजी राजू ने माना कि जहां किसी दोषी को मौत की सजा देने के लिए अदालत के द्वारा दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत को लागू नहीं किया गया, वहां सुधार की गुंजाइश मौजूद है। कानून अधिकारी ने तर्क दिया, जहां यह दुर्लभतम मामला नहीं है, निश्चित रूप से एक दोषी को खुद को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने हस्तक्षेप किया, यह कानून जेल में कैदियों पर कितना लागू हो रहा है? हमारी जेलें खचाखच क्यों भरी हैं? विशेषकर विचाराधीन कैदियों के साथ छूट की नीति चुनिंदा तरीके से क्यों लागू की जा रही है? एएसजी राजू ने स्वीकार किया कि उनके लिए इस प्रश्न का सामान्य उत्तर देना कठिन होगा। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, जिस क्षण एक दोषी 14 साल की सजा पूरी कर लेता है, उसे समय से पहले रिहाई के लिए अपना मामला साबित करना होता है। उनके पास प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के एक मॉड्यूल हैं। जस्टिस नागरत्ना ने फिर पूछा, लेकिन जिन मामलों में दोषियों ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है, उनमें छूट की नीति कहां तक लागू की जा रही है? क्या ऐसे सभी मामलों में उनकी पात्रता के अधीन छूट नीति लागू की जा रही है? गुजरात राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छूट के चरण में जेल में या पैरोल या फरलो पर बाहर आने के दौरान दोषी के आचरण जैसे कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कानून अधिकारी ने यह भी तर्क दिया कि अदालत छूट की किसी भी संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा दे सकती थी, जैसा कि कुछ मामलों में किया गया है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई हत्याओं और हिंसक यौन उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर राज्य सरकार की ओर से सजा माफ करने के उनके आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद दोषियों को रिहा कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसी के साथ देश की बात में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।